नमस्कार साथियों। आज शब्द रंग में काशीपुर के कर्णधार सीरीज़ के एक बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली के हम अपूर्व जिंदल जी से मिला रहे हैं। अपूर्व जिंदल जी का इंटरव्यू आप लोग देखिए और सीखिए, एक नया बिजनेस आइडिया भी आपको मिलेगा। यहाँ पर आपके न केवल एक बड़े आदमी से हम आपको मिलाएंगे, बड़े बिजनेसमैन से मिलाएंगे, उनके जैसा बनने की प्रेरणा लीजिए और सीखिए कि क्या बिजनेस आप कर सकते हैं। इनसे मैं स्वागत करता हूं अपूर्व जी, आपका शब्द रंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अपूर्व जी, सबसे पहले तो आपका मैं परिचय जानना चाहूँगा। एक बिजनेस फैमिली है आपकी, तो एक बैकग्राउंड कहाँ के हैं, काशीपुर कैसे आ गए? देखिए, हमारा परिवार जो है तकरीबन 400 वर्ष से काशीपुर पे है। काशीपुर और रामनगर, हम लोग भी पहले रामनगर में रहते थे और 95 से 2000 के बीच में हम लोग काशीपुर आए, क्योंकि इंडस्ट्री सब यहीं थी। काशीपुर से रोज़ अप एंड डाउन करते थे, तो फिर सब यहीं शिफ्ट हो गए काशीपुर में। हमारा जो परिवार है, बेसिकली हम लोग हरियाणा से करीब 400 वर्ष पूर्व हरियाणा से काशीपुर आकर सेटल हुए, और जिसकी 400 वर्ष की तो हमारे पास अपनी हिस्ट्री है ही भाई, दादाओं की परदादाओं की, उसकी हिस्ट्री तो हमारे पास मौजूद है पूरी। और हम लोग जैसे तीर्थ स्थानों में जाते हैं तो वहाँ भी वो हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है। पुजारियों के यहाँ जो उनका बही खाता होता है, उसमें वो हमें हिस्ट्री मिलती है। अब लोग गाड़ियों पे जाते हैं तीर्थ स्थान, पहले लोग पैदल जाते थे। तो हम जब जाके हमने केदारनाथ जी में, तुंगनाथ जी में देखा, तो वहाँ भी हमारे पर बाबा वगैरह का नाम सबका लिखा हुआ था। तो एक चीज़ जो जिंदल फैमिली बड़ी मशहूर है इसमें, आयरन इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन में, तो उस फैमिली से भी कुछ लिंक है आपका? देखिए, हमारा जिंदल फैमिली जो हिसार है उससे कोई लिंक नहीं है। उनका व्यापार बिल्कुल अलग है, ना कोई रिश्तेदारी है, ना कोई वो है। हमारा जो बेस है वो काशीपुर में ही है और हमारी इंडस्ट्री यहाँ काशीपुर में ही है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है काशीपुर में जिंदल साहब की। हम लोग सारी इंडस्ट्रीज़ को कवर करेंगे। उसमें स्टील बना रहे हैं, आयरन की ओर से भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो वो सब हम लोग बात करेंगे दोबारा। अभी फोकस करते हैं खाने पीने पे। इस समय लंच का समय है और भूख भी सबको लग रही है, तो खाने पीने की चीज़ें करते हैं। देखिए, जिंदल साहब की सबसे बड़ी जो यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, हिमगिरी के नाम से चल रहा है, ब्रांड है हिमगिरी। तो मैं जिंदल साहब से ही बोलूँगा कि अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है बताते रहें हम लोग को, आप लोग का भी ज्ञानवर्धन हो। और फिर अगर आप लोग ये काम को करना चाहें या इसके डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहें या इसकी एजेंसी लेना चाहें, उसके लिए भी मैं जिंदल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग को गाइड करें। तो बताइए जिंदल साहब, क्या क्या देखिए बना सर, रहे हैं? मैं आपको हिमगिरी के बारे में थोड़ा बताऊं। हिमगिरी जो है, हिमगिरी 1978 का ब्रांड है। जब हमारे परिवार में सबसे पहले तेल का काम स्टार्ट हुआ 1978 में, तो 1978 में इस ब्रांड को रजिस्टर कराया गया और हिमगिरी के नाम से हमारा रिफाइंड ऑयल आता था। और हमारी जो रिफाइनरी थी तेल की, वो नॉर्दर्न इंडिया की पहली रिफाइनरी थी। उससे पहले नॉर्दर्न इंडिया में कोई रिफाइनरी नहीं थी, तो हम काशीपुर में ही थी साहब। और हिमगिरी नाम से हमारा तेल पूरे यूपी में, उस समय यूपी उत्तराखंड एक ही था, 2000 में लगभग, उससे पहले सब एक ही था, और भी कई राज्यों में हमारा तेल जाता था। लेकिन धीरे धीरे तेल में लोगों ने मिलावट करना शुरू कर दिया, वजन कम करना शुरू कर दिया, तो मॉरली हम लोग जो है उससे थोड़ा पीछे हट गए। फिर हम लोगों ने फूड की तरफ ध्यान बढ़ाया और सन 2004 में हमने जो है एक फ्रोज़न की इकाई लगाई। मैं समझता हूँ हमारी जो इकाई थी फ्रोज़न की, वो डोमेस्टिक, उससे पहले जितनी भी मशीनरी आती थी वो विदेश से आती थी। और पिताजी ने जो है, मेरे पिताजी ने जो एमटेक किया था वो कनाडा से किया था। उन्होंने काफ़ी मेहनत करके, और बहुत, अब पिताजी नहीं है हमारे साथ, लेकिन बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने अपने दिमाग से मेहनत करके इस प्लांट को इस्टेब्लिश किया। और जो लागत आती थी, अगर आप मदर डेयरी की बात करें तो 100-100 करोड़ में भी प्लांट नहीं लग पाते थे। उन्होंने कम लागत में डोमेस्टिक प्लांट लगाया, इंडिजीनियस प्लांट लगाया, इंडिजीनियस मशीनरी लगाई। और पहले साल वो प्लांट ठीक नहीं चला, लेकिन क्योंकि वो इंजीनियर थे, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, उन्होंने दिमाग से मेहनत करके उस प्लांट को फंक्शनल बनाया और लोगों ने प्लांट बनाना सीखा। मज़े की बात यह है कि उससे पहले लोगों को प्लांट बनाना नहीं आता था। धीरे धीरे चेंजेस करके और 2004-05 में हमने प्लांट लगाया।
सबसे पहले हम लोगों ने जो है मटर की लाइन लगाई, और मटर की लाइन के साथ फिर हमने उसमें एक्सपेंशन हम करते चले गए। आज की हमारी स्थिति ये, अगर आप मटर की बात करते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर हमारी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, सफल से भी ज़्यादा, स्टोरेज की भी और प्रोसेसिंग की भी। और सफल को भी हम मटर जॉब वर्क करके देते हैं। पतंजलि है, सफल है, और भी जो अच्छी कंपनीज हैं सबसे हम उनको माल देते हैं। हमारा जो प्लांट है वो BRC अप्रूव्ड है, और सब अच्छी कंपनीज हमसे माल लेती हैं। ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और काशीपुर, हम लोग जब काशीपुर आए आज से 3-4 साल पहले, तो एक छोटा सा शहर लगता है, लेकिन इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं काशीपुर से। इस सीरीज़ में मिलाऊंगा एक से एक लोगों को आपको काशीपुर में। ऐसे इंडस्ट्रीज़ तो यूपी के बड़े बड़े ज़िले तरस रहे हैं जिनके पास इस तरह की इंडस्ट्रीज़ नहीं है। आप लखनऊ देख लीजिए, इलाहाबाद देख लीजिए, बनारस देख लीजिए, ज़्यादा अपूर्व जी बताएंगे क्या वहाँ पे भी कोई इस तरह की इंडस्ट्री है सिमिलर आप जैसे? नहीं है। देखिए फ्रोज़न पहले, देखिए सबसे ज़्यादा मटर जो है पहले रुद्रपुर, बिलासपुर, काशीपुर में ही सबसे ज़्यादा इंडिया में मटर पैदा होती थी। तो प्लांट की वायबिलिटी यहीं पे थी। जब जहाँ पर रॉ मटेरियल है वहीं आप माल बनाओगे तो आपको लॉजिस्टिक्स अच्छा रहेगा, भाड़ा कम लगेगा, और आप कम पैसे में माल को बना सकते सर हैं। देखिए, आपके परिवार ने तो ये भी सिद्ध कर दिया कि स्टील प्लांट लगाया, ना यहाँ कोयला है ना आयरन ओर है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, लेकिन आप लोग देखिए अच्छा मैं बना रहे हैं, आपको, अच्छा चला परिवार रहे की बात तो यह है कि जब तेल की रिफाइनरी लगाई तो वो भी अपने आप में पहली रिफाइनरी थी। इस तरह की रिफाइनरी यहाँ कोई नहीं थी। इंदौर में रिफाइनरी हुआ करती थी, इंदौर में ही सोयाबीन का काम होता था, लेकिन यहाँ पर वो नॉर्दर्न इंडिया की पहली रिफाइनरी थी। रिफाइनरी के बाद ताऊ जी ने, मेरे ताऊ जी श्री योगेश कुमार जिंदल जी ने स्टील का प्लांट लगाया, तो वो भी अपने आप में पहला स्टील का प्लांट था इस इलाके में। फिर उन्होंने स्पिनिंग मिल लगाई, हम लोग फूड में आए, फूड का हमने फ्रोज़न प्लांट लगाया। तो वो भी इस तरीके के सब प्लांट मतलब नए हैं, कोई नकल नहीं है किसी की। और फ्रोज़न में अब तो देखिए इंडिया का मार्केट बहुत बढ़ रहा है। इंडिया में जितनी पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, जितनी डिमांड बढ़ रही है, और हम लोग इंडिया के अलावा विदेशों में भी माल भेजते हैं। जी जी। तो ये फ्रोजन का थोड़ा सा एक कंसेप्ट है लोगों के दिमाग में, मे इट बी मिसकंसेप्शन हो उनके दिमाग में कि साहब फ्रोजन है तो इसमें प्रिजर्वेटिव बहुत सारा होगा, हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं है। तो ये सही है कि ये गलत आपका सवाल बहुत अच्छा है, बहुत लॉजिकल है। फ्रोज़न के अगर हम फ्रोज़न कहते हैं, लोग कहते हैं जी ये तो प्रिजर्वेटिव का माल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। फ्रोज़न माल के अंदर ना ही कोई नमक यूज़ किया जाता है, ना ही कोई कलर यूज़ किया जाता है, और ना ही कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। हम लोग सब्ज़ी खरीदते हैं, उसे काटते हैं या उसे छीलते हैं, वो सब मशीनों से काम होता है, उसमें ह्यूमन टच भी नहीं होता। मशीनें ही मटर को छीलती हैं। आज की अगर आप बात करें तो काशीपुर में तकरीबन हम 400 टन मटर रोज़ खरीदते हैं और उसे छीलते हैं, मशीनें छीलती हैं। छीलने के बाद उसकी धुलाई होती है, सफाई होती है, फिर उसे ब्लैंच उबाला जाता है उसे, जिससे कि उसके एंजाइम्स डीएक्टिवेट हो जाएं, और उसे हम फ्रीज़ कर देते हैं। इस प्रोसेस में कोई भी कलर, नमक और प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं होता। और मज़े की बात यह है कि इसकी गुणवत्ता बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसे कि फ्रेश वेजिटेबल्स की होती है। इसके अंदर न्यूट्रिशनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लॉक हो जाते हैं। आप बाज़ार में सब्ज़ी लेने जाते हो, आपको ये नहीं पता कि वो सब्ज़ी 2 दिन पुरानी है, 3 दिन पुरानी है, लेकिन हम लोग जिस दिन सब्ज़ी खरीदते हैं उसी दिन उसे प्रोसेस करके कोल्ड स्टोर में रख देते हैं। सो इट इज़ एज गुड एज फ्रेश वेजिटेबल। हाँ, वो अगर 4 दिन पुरानी मटर हो गई, डिग्रेड हो जाता है, आपका सेम डे का है तो आपका जो है डिग्रेड नहीं होगा, न्यूट्रिशंस वैल्यू उसकी जो है बराबर ही रहेगी। एक तो ये मेजर हो गया। मटर के लिए तो हम लोग सुनते आ रहे हैं कि काफ़ी दिनों से मटर आता है। अब तो शादी ब्याह में भी हम देखते हैं कि पहले औरतें लग के मटर छीलती थीं, अब वो सब सिस्टम ख़त्म हो गया है। अब आप मटर के सीज़न में भी फ्रोजन मटर ही शादी ब्याह में देखिए यूज़ मैं होता आपको है। बताऊँ ना, फ्रोज़न एक लोगों के मन में एक मिसकंसेप्शन और है प्रिजर्वेटिव के अलावा कि फ्रोज़न मतलब महंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रोज़न मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ हाँ जो है फ्रोजन है तो महंगा मिलेगा। महंगा मिलेगा। एक ये देखिए मैं आपको बताऊँ, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि महंगा ही माल बेचती हैं, और उन्होंने एक जनता के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन बना रखा है कि फ्रोज़न मतलब महंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रोज़न मतलब सस्ता और अच्छा। हम लोग जिस रेट में फ्रोज़न वेजिटेबल बनाते हैं और बेचते हैं, आपको उस रेट में सब्जी भी नहीं मिलेगी। जैसा अगर आप मटर बाज़ार से 1 किलो खरीद के लाएंगे, उसे छीलेंगे, तो आपके हाथ में 350 ग्राम दाना आएगा। 1 किलो मटर में 350 ग्राम, और मैं समझता हूँ आप बाज़ार में मटर 100 रुपये किलो से कम तो है नहीं।
ताज़ी मटर अगर आप लेके आओगे तो आपको दाना पड़ेगा 300 रुपये किलो, लेकिन हमारी मटर जो है 65 रुपये किलो है आज की तारीख में। छिली छिलाई छिली छिलाई हो फ्रोजन गई, आपको मिल रही तो है। अगर आप वैसे भी ले, जब 20 रुपए किलो मटर हो जाता है, एक सर्टेन समय आता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। नहीं है कि आप ये समझ लीजिए कि आप एवरी टाइम आप सीजन वाला मटर खा रहे हैं, अगर आप फ्रोजन मटर खा रहे हैं तो। बिल्कुल सही बात। और क्वालिटी भी आपको मिल रही है, हैंडलिंग आसान है, हैंडलिंग आसान आपने फ्रिज के अंदर रख दिया। हाँ, देखिए आजकल जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, जितने बड़े किचन्स हैं, जितने बड़े होटल्स हैं, जितने बड़े कैटरर्स हैं, जिसे हम होरेका बिजनेस बोलते हैं, वो लोग फ्रोज़न सब्जियां ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्योंकि सब्जी खरीदना, अच्छा खरीदने के बाद हमें ये नहीं पता कि जो आदमी खरीद के ला रहा है उस सब्जी की कितनी पहचान है। उसने पर्चा दुकानदार को दिया, मंडी वाले को, उसने सब्जी थैले में भर दी और आप ले आया, तो आपको ये नहीं पता आप किस क्वालिटी की सब्जी ला रहे हैं। जब आप घर पे लाते हो तो आपको पता लगता है कि सब्जी ठीक नहीं है। हम जो प्रोक्योरमेंट करते हैं उसमें हमारी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हम सब्जी खरीदते हैं और बढ़िया से बढ़िया सब्जी खरीद के ही हम प्रोसेस करते हैं। और यहाँ पे कंपनी में क्वालिटी चेक होता हो। कंपनी में पूरी टीम है क्वालिटी की, जो कि स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्वालिटी चेक करती है और प्रोसेस में भी वो चेक होती है कि कहीं कोई प्रोसेस में कमी ना रह जाए, तब जाके वो सब्जी बनती है। हिंदुस्तान के अंदर एक मटर एक ऐसा आइटम है जो ज़्यादा बिकता है, लेकिन आज की तारीख में स्वीट कॉर्न है, गाजर है, गोभी है, बीन्स है, हम सब फ्रोज़न करते हैं और सबकी क्वालिटी A1 है। नहीं, नेचुरली आपने एज इट इज़, जैसा आपने ख़रीदा उसको एज इट इज़ प्रिजर्व कर दिया आपने, और प्रिजर्व भी कोई केमिकल मीन्स आपने नहीं यूज़ किए, आपने जस्ट उसको जो है बर्फ़ के साथ जो बर्फीला बना दिया आपने। जैसे बर्फ़ भी नहीं है, देखिए हमारी जो टेक्निक है वो है IQF। IQF का मतलब होता है इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग, मतलब हर एक कण को, हर एक दाने को आप इंडिविजुअली क्विक फ्रीज कर देते हैं। क्विक फ्रीज का मतलब यह है कि हम -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसे फ्रीज कर देते हैं, जिससे कि उसके जितने भी एंजाइम्स हैं डीएक्टिवेट हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं 1.5 साल तक ये सब्जी अगर आप -20 टेम्परेचर में रखेंगे तो ख़राब नहीं होगी। और जैसे मान लीजिए कि आपका ख़रीद लिया किसी ने और पैकेट घर में लाया, तो उसको कितने दिन के अंदर यूज़ कर लेना चाहिए? देखिए अगर रख रहे हैं तो। हाँ, देखिए जो आपने पैकेट खोल के दाना निकाल लिया और जिसको आपने थॉ कर लिया, मतलब उसको एम्बिएंट टेम्परेचर पे आप ले आए, नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो वो माल दोबारा फ्रीज नहीं हो सकता, वो तो आपको यूज़ करना पड़ेगा। आप पैकेट से उतना ही माल निकालें जितनी आपको ज़रूरत हो और बाकी पैकेट फिर से फ्रीज़र के कंपार्टमेंट में आप रख दीजिए, तो 6 महीने साल भर भी आपका पैकेट वो ख़राब नहीं होगा। अच्छा, जो फ्रीज़र अभी आ गए हैं और मतलब हाफ रहता है, तो 16-17 डिग्री का टेम्परेचर होता है, -16 के आसपास का रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी चल जाएगा आपका? हाँ चल जाएगा साहब, -16 में भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग -18 कह के चलते हैं क्योंकि इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड है, वो -18 पे काम करता है। लेकिन अगर -15 -16 टेम्परेचर भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट की हो सकता है कुछ शेल्फ लाइफ कम हो जाए, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वहाँ से रख सकते हैं। अच्छा, हम लोग बहुत बार यूरोप गए, जैसे यहाँ पे फ्रिज है, इंटीग्रल पार्ट है, एक मध्यम वर्गीय परिवार में भी फ्रिज होता है, तो वहाँ हमने यूरोप में देखा कि सारी जगह पे डीप फ्रीजर तो होता ही होता है हर घर में, और जबकि हम लोग मान के चलते हैं वो ठंडा जगह है तो वहाँ पे शायद नहीं हो। तो हमें लगता नहीं कि धीरे धीरे हम लोग डीप फ्रीजर अपने घर का इंटीग्रल पार्ट बनेगा और फ्रोजन सब्जियां हमारी इंटीग्रल पार्ट बनेंगी। देखिए सर क्या है ना, इंडिया जो है एक ब्लेस्ड कंट्री है। इंडिया में भगवान का आशीर्वाद है कि यहाँ पर पूरे साल फसलें होती हैं, धूप निकलती है सुबह, मौसम ऋतुएं बदलती हैं। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ तो ऐसी हैं जो हमेशा ठंड में ही रहती हैं या रेगिस्तान में ही रहती हैं, उनके यहाँ कुछ उगता ही नहीं। तो ये तो भगवान का बनाया हुआ देश है। और यहाँ तो देखिए आप भगवान का तो जादू ये देखिए कि आप ज़मीन में बीज डालते हैं और सब्जी निकल के आ जाती है। कुछ देशों में ऐसा नहीं होता, उन्हें हम पे निर्भर रहना पड़ता है। और बहुत सारे तो देश ऐसे हैं जो नॉन वेज इसीलिए खाते हैं क्योंकि उनका वेजिटेरियन फूड होता ही नहीं, वो क्या करेंगे। तो हमारे लिए तो वेजिटेरियन फूड है। और आप समझिए विदेशों में भी लोग फ्रोज़न सब्जियां रखते हैं। और डीप फ्रीज़र तो बहुत अच्छी चीज़ इसलिए आज की तारीख में कि आपने एक डीप फ्रीज़र रख लिया, उसमें 2-3 महीने की सब्जी ला के रख ली, कोई आपको बाजार जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं सर, बाहर की तो बात छोड़ भी दी अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए। मैं बॉम्बे में भी रहता हूँ, बॉम्बे में हमारा घर है, तो हम लोग देखते क्या है कि बॉम्बे में भी सुबह सुबह घरों में कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं बनता,
हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, बच्चे हैं तो वो स्कूल जा रहे हैं। तो अगर एक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की फैमिलीज, उनका नाश्ता ही पाव भाजी होता है, तो वहाँ बाज़ार में रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, लोकल पकड़ने जा रहे हैं, दो ले लिया और बाइट मारते हुए चले जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या है आपके पास? देखिए मैं आपको बताऊं, जब आपने पाव भाजी की बात करी तो हमारी जो मिक्स वेजिटेबल है, हमारी मिक्स वेज तकरीबन 55 से 60 रुपए किलो है। और मिक्स वेज अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है गोभी, गाजर, बीन्स और मटर, 4 आइटम है इसके अंदर। अगर आप इसे उबालेंगे और इसे उबाल के आप इसकी पाव भाजी बना लेंगे तो फर्स्ट क्लास बनेगी। और मैं नहीं समझता कि बाज़ार में आपको 50 रुपये किलो में आज की तारीख में कोई ताज़ी सब्जी भी मिल जाएगी। नहीं, देखिए हम बॉम्बे की जहाँ तक बात करते हैं तो बॉम्बे में तो किलो का रेट ही नहीं बताता कोई, वो पाव का रेट बताता है, पाव किलो बोलता है। और पाव किलो मेरे ख्याल में कोई भी सब्जी 40-50 रुपए से नीचे के पाव किलो की होती दूसरी बात नहीं क्या है। है, हम जो 50 रुपये में सब्जी लेके, जैसे गोभी की अगर आप बात करें, गोभी को जब हम घर में काटते हैं तो उसके अंदर रिकवरी आती है 30%। मतलब 1 किलो गोभी अगर आप खरीदेंगे तो वो 300 ग्राम ही मिलेगी आपको खाने योग्य, बाकी उसमें डंठल निकल जाएगी, उसका वेट लॉस हो जाएगा। हमारी जो गोभी है वो आपको पूरी गोभी मिल रही है और वो उबली हुई है, उसमें कोई वेट लॉस नहीं है। तो इस रेट में आपको कहीं सब्जी मिल ही नहीं सकती। तो दर्शकों और ख़ास तौर से जो हमारे महिला दर्शक जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, जो घर की गृहिणी हैं और जिनको किचन चलाना होता है, और जब सब्जियां बहुत महंगी हो जाती है तो बहुत चीख पुकार मचती है, एक अल्टरनेटिव है आपके पास। आप लोग फ्रोज़न वेजिटेबल को यूज़ करें, और इसमें अगर आप 50 रुपए किलो ले रहे हैं और कोई सब्ज़ी अगर आपको गोभी 50 रुपए किलो मिल रही है और गोभी आपने फ्रोज़न ले लिया 50 रुपए किलो, तो आप देखिएगा कि वो 50 रुपए में आपको 300 ग्राम गोभी मिल रही है और इस 50 रुपए में 1 किलो गोभी मिल रही है। यानी कि गोभी, हमारा रेट जो है गोभी का करीब करीब जो है, जब आप तौलेंगे तो हमको 16-17 रुपए की जो है पड़ रही है। 17 रुपए की गोभी जो है आपको फ्रोजन मिलेगी, वही गोभी आपको ठेले वाला 50 रुपए में। हाँ नहीं, और साहब ये बात तो हो गई रेट की। उसके अलावा जो आप गोभी लाते हैं, आप घर पे लाते हैं, उसे आप काटते हैं, उसमें आपका टाइम लगता है, आपकी मेहनत लगती है, फिर आप उसे उबालते हैं। हमारी गोभी ऐसी है, जैसे ये हमारा गोभी का पैकेट है, देखिए ये आधा किलो। पैकेट आप खोलिए हमारे मैं आपको मटर दिखाता हूँ पहले। मटर दिखाइए। और ख़ास बात ये है कि ये जो एरिया है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं सड़क पर जो है ट्रैक्टर भर भर के लोड होके छिलके जाते रहते हैं। और ये देखिए साहब, मटर करीब करीब पूरे दाने बराबर हैं, और आपको जो है कहीं से सड़ा गला मटर वो अपने आप जो है स्कैनर मशीन लगा होता है यहाँ पे, वो सब जी जी, छट के हमारे निकल पास जाता हम है। लोगों ने ऑप्टिकल सॉर्टर लगाया हुआ है। ऑप्टिकल सॉर्टर में क्या होता है, मटर के अलावा जो कुछ भी इसमें होगा जी, वो उसमें से मशीन अलग कर देती है ऑटोमेटिक। अब ये मटर आप लोग को इतनी मटर छीलने में जितना भाई साहब ने 1 मिनट के अंदर बाउल भर दिया, बाउल भरने में, और घर में जब पुरानी हमारे बहुओं की सासें होती थी या घर में बुआ जी बैठी हुई हैं, दादियाँ बैठी हुई हैं, तो वो मटर छीलती रहती थी। अभी आसान है। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं और आपने एक डीप फ्रीजर रखा हुआ, इवन फ्रीजर रखा हुआ, हाफ साइड तो डीप फ्रीजर ही है, और उसके अंदर आपने जो है गोभी ले लिया, घर में खाना बनाना आसान रहेगा आपके लिए। और आप स्किप करते हैं और होटल में जाते हैं, बड़ा पाव खा के काम चलाते हैं, पाव भाजी खा के काम चलाते हैं, तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये महंगी नहीं है। नहीं है, महंगी नहीं है, और गुणवत्ता सहित है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई ख़राब चीज़ आप खा रहे हैं जी, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई सॉल्ट नहीं है, और बहुत उचित दाम पे आपको ये मिल रही है। अच्छा, एक ख़ास बात जो है मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि बॉम्बे में भी कभी कभी हम देखते हैं कि एक छोटा सा जो है प्लास्टिक का पाउच, उसके अंदर ढेर सारा नीचे कुशन भरा रहता है, कभी अखबारों का होता है, कभी ग्रास वूल भरते हैं, कुछ रखते हैं उसके अंदर, और उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी होती है, 4-6 स्ट्रॉबेरी मिलती है एक पैकेट में।
और अगर आप लोगों ने हाल में कभी स्ट्रॉबेरी ख़रीदी है तो आप लोग दाम सोचिए उसका, कितने रुपए किलो आप स्ट्रॉबेरी ख़रीदते हैं। जहाँ पे ठेले पे बिक रहा होता है वहाँ पे भी स्ट्रॉबेरी, मेरे को नहीं याद कि हमने कभी 200-250 रुपए से नीचे का जी स्ट्रॉबेरी खरीदा है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए अपूर्व जी से अगर आप स्ट्रॉबेरी लेते हैं तो कितने में मिलेगा? हाँ, मैं अपूर्व बताता जी हूँ बताएं आपका। आप। देखिए स्ट्रॉबेरी जो है हम लोग को फ्रोज़न करते हैं, और स्ट्रॉबेरी तकरीबन हमारी जो है, जैसे अगर हम तो देखिए बल्क की अगर बात करें तो 70-75 रुपये किलो वो हम देते हैं, और अगर आप पैकेट की बात करें तो 100 रुपये किलो। और उस स्ट्रॉबेरी के अंदर कोई लीव्स नहीं होती, वो धुली हुई छटी हुई एकदम रेड स्ट्रॉबेरी होती है। और आप मतलब बाज़ार में आप जब भी जाएंगे आपको 300 रुपये किलो मिलेगी सीज़न में, ऑफ सीज़न में तो आपको मिलेगी नहीं। और हमारी स्ट्रॉबेरी आपको ऑफ सीज़न में भी इस रेट में मिलेगी। तो स्ट्रॉबेरी शेक वेक बच्चों को पसंद है तो फिर मंगा लिया करिएगा। आजकल ये स्ट्रॉबेरी आप स्मूदीज़ बनाइए, स्ट्रॉबेरी शेक बनाइए, एकदम फर्स्ट क्लास चीज़ है। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह से स्ट्रॉबेरी हम लोग जब आए उत्तराखंड में, हमारे यहाँ तो बहुत कल्चर ही नहीं है स्ट्रॉबेरी ख़रीदने का। हम लोग वो सुनते थे और किताबों में लाल लाल सा देखा था तो लालच सा लगता था कि अच्छा वाला फल होगा। तो कभी आप जो है हरिद्वार के पास आए हम लोग, तो वहाँ पे स्ट्रॉबेरी हमने सड़क पे बिकते देखा। यूरोप में तो देखा था, लेकिन यहाँ देखा और हमें लगा कि ये उत्तराखंड में ख़ास तौर से होता है। तो साहब स्ट्रॉबेरी आपकी गली की वाली दुकान में भी मिल सकता है, और बहुत जल्दी मिलेगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गांव-गांव में स्ट्रॉबेरी पहुंचाएं, गांव-गांव में फ्रोजन सब्जियां पहुंचाएं। मेहमान आए हैं, गर्मियों का दिन है, लौकी कद्दू करेला के अलावा कुछ मिल नहीं रहा है। कटहल कितनी बार खाएंगे, तो गोभी खाइए। और पनीर वनीर तो प्रिजर्वेटिव के साथ, मतलब प्रिजर्व्ड मिलता है, प्रिजर्वेटिव के साथ होता है नहीं होता है मेरे को नहीं मालूम है। हर मौसम में हर सब्जी खाने का आप मज़ा ले सकते हैं। थोड़ा सा आप फ्रोजन प्रोडक्ट की ओर जुड़िए और हिमगिरी के साथ जुड़िए। देखिए जैसा नाम है हिमगिरी जो है, इसके अंदर क्या मिलाते हैं ये, इसके अंदर सब्जियों के अंदर जो है हिमालय मिला देते हैं, यानी कि बर्फ़ के अंदर उसको फ्रीज कर देते हैं। और बर्फ़ एक्चुअली जो है हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ ठंडा होगा तो वेपर्स जनरेट होंगे तो बर्फ़ के कंटेंट्स तो आ ही जाएंगे। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और अंतिम बात जो है मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग अगर बिजनेस करना चाहे, देखिए सरकारें भी काम कर रही हैं। हमारे मित्र हैं वहाँ पे डॉक्टर हरिओम हैं, वो स्किल डेवलपमेंट विभाग को देखते हैं, प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश में। तो उनके हम पोस्ट लगातार देखते रहते हैं कि इस तरह से काम हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। तो कुछ स्किल सिखाने का काम अगर आप लोग कर सकें, अगर कोई यूनिट नहीं लगाना चाहता है या इवन एज ए डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी अगर वो लेता है, तो भी तो एक आपको सर्टेन यूनिट लगानी ही पड़ेगी। देखिए उत्तर प्रदेश में इस समय सरकार की नीतियाँ बहुत अच्छी है फूड प्रोसेसिंग को लेकर, और सरकार इसमें उत्तर प्रदेश सरकार उद्यमों को काफ़ी वित्तीय सहायता भी दे रही है प्रोजेक्ट लगाने के लिए फूड प्रोसेसिंग की। और उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने देखा इतना तेज़ी से बदलाव हो रहा है सड़कों में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, एटमॉस्फेयर में, कि पहले हम जब उत्तराखंड से यूपी जाते तो हमें लगता था हम कहाँ चले गए भाई, हम तो देवस्थली में रहते हैं। लेकिन अब उत्तराखंड यूपी जाके अच्छा लगता है। और आप समझिए यूपी की ज़मीनें एकदम आसमान छू रही हैं, उनके रेट भी, इसलिए इससे ये पता लगता है कि वहाँ पर लोग आ रहे हैं और इंडस्ट्री लगा रहे हैं। तो इसीलिए अगर किसी को भी यूपी में इंडस्ट्री लगानी है तो सरकार की अच्छी योजना है जिसके अंतर्गत आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं। दूसरी बात आपने पूछी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की, तो अगर कोई भी हमसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहता है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, और हमें डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने में कोई दिक्कत है नहीं। और हम पूरा मॉडल बना के उसे समझा सकते हैं कि कितना उसका खर्चा होगा, कितना पैसा कोल्ड स्टोर में लगेगा, कितना माल में लगेगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि फ्रोज़न सब्जियाँ नगद में ही बिकती है बाज़ार में। अगर कोई आदमी इसका व्यापार करेगा तो उसका माल नगद पे ही बिकेगा, उसे पैसा ज़्यादा नहीं लगाना होता बाज़ार में। वो हमसे माल लेगा, बाज़ार में बेचेगा, फिर हमें पैसे देगा, फिर माल ले लेगा। मतलब अगर आप एक बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो अगर वो 25-30 लाख रुपए भी इस व्यापार में लगा देगा तो वो बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। और ये सब्जी ऐसी है, ये ऐसा नहीं है कि अब शहर में बिकती हैं,
आज गांव में भी, विलेजेस में, सब जगह इनकी डिमांड है। मैं अगर आज आपको मटर खानी है, आप समझिए ना, तो आप 300 रुपये वाली तो खाओगे नहीं, आपको खाओगे तो यही। गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, तो हम इसे क्यों नहीं खाएंगे? पैसे हमें बच रहे हैं, तो ऐसी चीज़ हमें कहाँ मिलेगी? नहीं, पैसा और सबसे बड़ी बात है समय बच रहा है। देखिए जैसे जैसे यूपी की अभी आप बात कर रहे थे, तो हम लोग बहुत जल्दी 1 ट्रिलियन की इकनॉमी होने वाले हैं, और उस 1 ट्रिलियन की इकनॉमी में अपना छोटा भाई है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड को भी सहयोग करना चाहिए। और ख़ास तौर से काशीपुर की मैं बात कर रहा हूँ, ND तिवारी साहब के बाद से बहुत ज़्यादा काशीपुर बढ़ा। और जो परिवार है आपका, जिंदल फैमिली है, तो आप एवरी कॉर्नर पे देखिएगा कि जिंदल फैमिली का कुछ ना कुछ बिजनेस है, और पायनियर है आप लोग, इंटरप्राइजिंग हैं आप लोगों ने, जो है इंटरप्राइज किया, और एक जो है सर्टेन लेवल तक आप लोग पहुंच गए हैं। तो ये साहब खुद ही अकेले मत बने रहिए, एक सर्टेन लेवल तक लोगों को बांटिए। हम तो तैयार है बिल्कुल, और लोग जितने चिराग उतना उजाला, ऐसा नहीं है। और अभी आपने ND तिवारी जी की बात कही, तो मेरे जो दादाजी थे, श्री स्वर्गीय श्री मिथिलेश कुमार जी, उनके तो बहुत नज़दीक संबंध थे। तिवारी जी आते थे हमारे घर पे, रुकते थे। और इस समय मैं आपको बताऊं अपने मन की बात, कि तिवारी जी के बाद अगर किसी व्यक्ति के अंदर मैंने आग देखी है काम करने के, तो वो हमारे मुख्यमंत्री में देखिए, श्री पुष्कर सिंह धामी में। वो ही उनके चेहरे पे तेज है। उन्हें अगर आप काम कह दीजिए, तो जब तक वो उसे पूरा नहीं करते, वो चैन से नहीं बैठते। उस व्यक्ति के अंदर ही वही आग है। और अपने योगी जी में तो है, योगी जी देखिए, जैसा नाम वैसा काम है। वो तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश का भाग्य है कि उन्हें ऐसा व्यक्ति मिला है। मतलब आप देखिए, योगी जैसा व्यक्ति मिलना, ये तो भैया बहुत बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश को ऐसा व्यक्ति मिल गया, और कहाँ से कहाँ उन्होंने उसे पहुँचा दिया। एक मैं शुरू में लालू जी की पार्टी से जुड़ा था, राष्ट्रीय जनता दल से। तो लालू जी की पार्टी में जो है एक रमई राम करके एक नेताजी हुआ करते थे। रमई राम ने लालू चालीसा लिख दिया, और लालू चालीसा लिखने के बाद लालू जी ने उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया। और मैंने लिखा एक किताब योगी जी के बैकड्रॉप पे, राम राज्य की ओर, वो किताब लिखा और योगी जी को दिया हमने। वो किताब जो है, हालांकि किताब किसी के बारे में लिखी है तो उसकी प्रशंसा ही होगी नेचुरली। योगी जी ने हमसे सिर्फ इतना पूछा कि अभी मैंने क्या किया है, मेरे ऊपर किताब क्यों? हमने कहा कि अभी आपने ऐसा कुछ नहीं किया है कि आपके लिए किताब लिखी जाए, लेकिन किताब में ये लिखा है कि आप क्या करें। और अगर आप किताब देख लीजिए और योगी जी के काम देख लीजिए, तो आइडेंटिकली सेम कर रहे हैं। लेकिन ख़ास बात मैं बताना ये चाह रहा था कि योगी जी ज़रा भी खुश नहीं हुए। ऐसा नहीं लगा कि इनके ऊपर किताब लिखने से योगी जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। तभी हमें लगा कि ये इनके नाम के नहीं है योगी हैं, ये कर्म के योगी हैं। और किसी की भी प्रशंसा करिए, देखिए अगर वो खुश नहीं, देव पुरुष है। उत्तराखंड से आए हैं जी, उनका जन्म उत्तराखंड में ही हुआ है जी, और देव पुरुष हैं। और ऐसे व्यक्ति जो है भगवान ही भेजता है। आज आप देखिए यूपी हमारा कितना आगे जा रहा है। आप देखिए एक महिला है, जब कुंभ अभी हो रहा था, आप भी गए होंगे, कुंभ देख के आए। कुंभ में इलाहाबाद को इतना सुंदर सजा दिया है ना। तो एक महिला थी, वो हमसे बोली कि मेरे शहर का इतना अच्छा सजा दिया कि हमें तो योगी जी से प्रेम हो गया है। वो ठीक है, प्रेम के रूप एक ही नहीं होता। तो कहने का मतलब उत्तराखंड हमारे लिए सरकार अच्छी है, धामी जी अच्छे हैं, मदद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। तो हम लोग अगर मिलजुल के प्रयास करें, और मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं नंबर डिस्प्ले कर दूंगा हिमगिरी का, जिंदल साहब का डायरेक्ट नंबर मैं दे दूंगा। अगर आप लोग यहाँ पे बात करें, लगातार यूनिट विजिट करने आए, प्रोडक्ट देखें, और अगर आप लोग को लगता है कि ये प्रोडक्ट का स्कोप है और 20-25 लाख रुपए किधर से भी आप, तमाम योजनाएं चल रही हैं, अगर आपके पास है तो लोन लेना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, मत लीजिए। और अगर नहीं है तो तमाम रास्ते हैं, लगाइए आप लोग, प्लांट लगाइए। प्लांट भी क्या है, स्टोरेज प्लांट है आपका, जो है करीब करीब 20 डिग्री टेम्परेचर का आपको स्टोरेज प्लांट लगाना पड़ेगा।
आपकी जितनी कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से जो है आप प्लांट लगा लीजिए, वहाँ पे स्टोर करिए और अपना जो है मार्केट में है, लोग आएंगे आपके यहाँ से लेके जाएंगे। और एक अगर फ्रोजन वाली गाड़ी रख लीजिए, वो जिंदल साहब हेल्प कर देंगे, तो उससे आप गांव अगर गांव कस्बों इनिशियली कस्बों तक देखिए, कई बार क्या पहुँचाइए। होता है, इनिशियली हम कोल्ड स्टोर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो हम आजकल हर शहर में डीप फ्रीज़र जिसे हम बोलते हैं -20 के कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल है। हम वहाँ किराए पे जाकर ले लें, वहाँ माल रख लें और उसे सप्लाई कर लें। जब हमें कॉन्फिडेंस आ जाए जब हम अपना कोल्ड स्टोर बना सकते हैं, हम तब बना लें। अच्छा, इसमें हमने देखा कि फिजिबिलिटी लाने के लिए अगर किसी आइसक्रीम की भी साथ के साथ कोई एजेंसी मिल जाए देखिए, मैं तो आपको बताऊं, अगर आपने कोल्ड स्टोरेज बना लिया तो जितने भी माइनस के प्रोडक्ट हैं, जितनी भी कंपनीज वो माइनस के प्रोडक्ट बनाती हैं, वो आप पे खुद आएंगी। चाहे वो मक्खन वाले हो अमूल, चाहे वो मदर डेयरी आइसक्रीम हो, चाहे वो वाडीलाल हो, क्योंकि उन्हें भी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स की और इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। जिन लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं, तो अच्छी कंपनीज उन पर खुद ही जाती हैं। तो ये काम शुरुआत करने की बात है। जी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की भी गाइडेंस मिल जाएगी। जैसा कि पॉडकास्ट में शुरुआत में आपने सुना कि सर के फादर ने खुद ही मशीनरी डिज़ाइन किया और उसमें उन्होंने ज़रूर नुकसान उठाया होगा, क्योंकि मशीनरी डिज़ाइन किया वो सक्सेस नहीं हुई और उसको फिर बाद में सक्सेस किया उन्होंने, तो टाइम वेस्ट हुआ। और लेकिन अल्टीमेटली इंडिजिनस मशीनें हैं। आज बहुत सारे मैन्युफैक्चरर बना रहे होंगे और अगर आपको चाहिए होगा गाइडेंस तो आपके यहाँ से भी मिल जाएगा, फ्रेंचाइज भी मिल जाएगा। आप अपना ब्रांड जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अगर हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे जिंदल साहब से तो शायद उसमें भी मदद मिल जाए। लेकिन हिमगिरी एक बड़ा ब्रांड है, आप हिमगिरी को ही यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया, आपको जो है सेल्स में आपको ज़्यादा आसानी होगी। बहुत ज़्यादा ज्ञान की बात एक साथ ठीक नहीं है। अब मैं कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करूँगा, ये तो सब्जी है, मटर है, गाजर है, इसको पकाने में समय लगेगा। मैं अब नेक्स्ट पॉडकास्ट करूँगा जिंदल साहब के छोटे भाई के साथ, जिसमें पकी पकाई चीज़ों की हम लोग बात करेंगे कि काटो, घोलो और खा लो। नमस्कार साथियों, मिलते हैं बहुत जल्दी।